इस जंग में पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने कश्मीर हासिल करने के लिए इस जंग में पहल की और अटैक किया। फिर पाकिस्तान ही क्यों इस जंग पे डिफेंस डे की खुशी मनाता है और इंडिया ने तकरीबन 1840 स्क्वायर किलोमीटर की जगह पाकिस्तान से छीन ली थी, फिर इंडिया को क्यों वो वापस करनी पड़ी? आगाज कहां से हुआ, अंजाम क्या हुआ और जीता कौन? में जब इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुए, उस वक्त वहाँ 565 प्रिंसली स्टेट्स थीं, यानी ये रियासतें राजा महाराजा के अंडर आती थी। डिवीज़न के वक्त उन स्टेट्स को ब्रिटिश ने चॉइस दी कि या तो वो पाकिस्तान ज्वाइन कर लें या इंडिया को ज्वाइन कर लें। कश्मीर भी उन्हीं प्रिंसली स्टेट्स में एक स्टेट थी जिसकी पॉपुलेशन 75% मुस्लिम्स की थी। इसलिए पाकिस्तान को ये लगता था कि कश्मीर में मुस्लिम आबादी ज़्यादा होने की वजह से उसे पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। जब कश्मीर के राजा हरी सिंह इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे और तमाम रियासतें आज़ाद होने तक कश्मीर ने ना इंडिया ज्वाइन किया और ना पाकिस्तान। दोनों मुल्कों की आज़ादी के बाद अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के ट्राइबल लश्कर फाता से और इरेगुलर फोर्सेस कश्मीर गए ताकि वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन को आज़ादी दिलाए। महाराजा हरी सिंह ने गुबार देखकर इंडिया से मदद मांगी, लेकिन इंडिया कैसे मदद कर सकता था क्योंकि कश्मीर तो इंडिया का हिस्सा ही नहीं था। इंडिया ने कहा मदद तभी मिलेगी जब आप कश्मीर को इंडिया के साथ ऑफिशियली मर्ज करोगे। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया जिसमें कश्मीर इंडिया का हिस्सा बन गया। अगले दिन 27 अक्टूबर 1947 को इंडियन आर्मी श्रीनगर में लैंड कर गई। पाकिस्तान ने इंडिया के इस एक्शन को इललेजिटिमेट कहा और अपनी फोर्सेस सपोर्ट की और इस तरह इंडिया पाकिस्तान की पहली जंग 1947 में शुरू हो गई। जनवरी 1948 में इंडिया ने यूएन के सामने केस रखा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस का कहना था कि पाकिस्तान अपनी फोर्स वापस बुलाए और इंडिया अपनी फोर्सेस कम करे। फिर फैसला ये हुआ कि कश्मीर के लोगों से खुद पूछा जाए कि वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। इसके लिए एक रेफरेंडम करवाना था, लेकिन ये रेफरेंडम कभी नहीं हुआ। इंडिया कहता है पाकिस्तान ने अपनी फोर्स वापस नहीं बुलाए और पाकिस्तान कहता है इंडिया ने माना ही नहीं। और इसका नतीजा ये निकला कि कश्मीर दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। लेकिन मसला यहां भी हल नहीं हुआ क्योंकि दोनों मुल्क अभी इस बात से राजी नहीं थे। इंडिया का मानना था कि कश्मीर हमारा है क्योंकि महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, और पाकिस्तान का कहना था कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जिसे पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहिए था और एक्सेशन इल्लीगल है। इसी मसले की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात हमेशा टेंस रहे और इसी की वजह से 1965 की वॉर हुई। अप्रैल 1975 में इंडिया पाकिस्तान के बीच एक और जंग हुई जो रन ऑफ कच्छ के इलाके में हुई। यहाँ इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर्स डिसाइडेड नहीं थे, लेकिन ये एरिया जोग्राफियाई अहमियत रखता था। यहाँ बॉर्डर डिसाइड ना होने की वजह से दोनों से अपनी टेरिटरी बनाना चाहते थे। दोनों तरफ पेट्रोलिंग और पोस्ट बनाने का सिलसिला चल रहा था और छोटे क्लैशेस एस्केलेट होते होते अप्रैल 1965 में फुल स्केल स्कर्मिशेस बन गए। यहाँ अभी इंडिया का मानना है कि पाकिस्तान ने पहल की, जबकि पाकिस्तान का कहना यह है कि इंडिया ने एग्रेशन दिखाया पहले। लेकिन हकीकत ये थी कि 1962 में इंडिया और चाइना के बीच भी एक जंग हुई थी जिसमें इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा था और पाकिस्तान को लगता था कि इंडिया चाइना से इस डिफीट के बाद अभी कमज़ोर है। इसलिए पाकिस्तान ने इस एरिया में अपनी शाखें मजबूत करना चाही। इस जंग में दोनों ही तरफ के जवान शहीद हुए, कई टैंक्स तबाह हुए, लेकिन इस जंग में पाकिस्तान को कामयाबी मिली। इसकी दो वजूहात थीं। नंबर 1, इंडिया हाल ही में चाइना से जंग कर चुका था, इसलिए शायद वो जंग के लिए इतना स्ट्रांग नहीं आ सका। नंबर 2, पाकिस्तान ने 1950s में सीटो और सेंटो जैसे मिलिट्री अलायंसेस ज्वाइन किए और अमेरिका का करीबी साथी बन गया। बदले में पाकिस्तान को अमेरिका ने मॉडर्न टैंक्स, आर्टिलरी और सबसे अहम जेट फाइटर्स दिए।
इसलिए पाकिस्तान के पास मॉडर्न एसेट्स थे, जबकि इंडिया की फौज अभी तक 1960 की शिकस्त से निकली भी नहीं थी। 30 जून 1965 को यूके के प्रेशर पर सीज फायर हो गया। एक आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल बनाया गया जिसका काम था डिसाइड करना कि डिस्प्यूटेड रन ऑफ कच्छ किन हिस्सों पर किसका हक है। अगर रन ऑफ कच्छ की जंग ना रोकी जाती तो शायद 1965 की बड़ी जंग पहले ही फूट पड़ती। ब्रिटेन की सिफारिश पर दोनों मुल्कों ने सीज फायर पर रजामंदी जाहिर की। मसला एक इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल को भेजा गया जिसका फैसला 1968 में आया। 90% जमीन भारत को मिली, जबकि सिर्फ 10% पाकिस्तान के हवाले हुई। लेकिन इस जंग में भारत को पाकिस्तान से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। इसलिए पाकिस्तान को लगा कि वो इंडिया से ना सिर्फ जंग कर सकता बल्कि जंग जीत भी सकता है, और इसी ख्याल ने पाकिस्तान को कश्मीर फतह करने पर उभारा। रन ऑफ कच्छ में पाकिस्तान आर्मी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। इंडियन आर्मी अभी भी 1962 के चाइना वॉर के बाद रिकवरी स्टेज में थी। इस वजह से पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप, स्पेशली जनरल अयूब खान जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, और जनरल मूसा को लगता था कि इंडिया अभी कमज़ोर है। पाकिस्तान को लगता था कि कश्मीरीज को थोड़ा पुश दिया जाए तो वो इंडिया के खिलाफ अपराइजिंग करेंगे। इसलिए पाकिस्तान की तरफ से अगस्त 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर डिज़ाइन किया गया, जिसमें ट्रेंड इन्फिल्ट्रेटर्स को कश्मीर भेजना था और उनका टारगेट था कश्मीरी आवाम को उठाना और उनकी अपराइजिंग को इंडिया के खिलाफ एक फ्रीडम स्ट्रगल बना देना। पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ जिब्राल्टर फोर्सेस बनाए गए जो अलग अलग रीजन्स में घुसाए गए। ये लोग सिविल क्लोथ्स में लोकल गाइड्स के साथ जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान का ये प्लान फेल हो गया। कश्मीरी अवाम ने एक्सपेक्टेड अपराइजिंग नहीं किया। बहुत से लोकल्स ने इंडियन आर्मी को इन्फिल्ट्रेटर्स के बारे में खबर दी। इंडियन आर्मी को जब ये खबर हुई तो उन्होंने फ़ौरन रिस्पॉन्स दिया। इंडिया ने इन्फिल्ट्रेशन डिटेक्ट कर ली। पाकिस्तान के कई लोग मारे गए और काफ़ी सारों को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत ने इन्फिल्ट्रेशन को फ़ौरन दुनिया के सामने एक्सपोज किया। ऑल इंडिया रेडियो पर पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स के बयान चलाए गए जिनमें उन्होंने कन्फेस किया कि उन्हें ट्रेनिंग देकर पाकिस्तान आर्मी ने भेजा था। ये सबूत भारत के प्रोपागेंडा के लिए एक बड़ी जीत साबित हुआ। ये कन्फेशन इंडिया ने अपने अवाम और दुनिया को सुनाया ताकि ये दिखाया जा सके कि पाकिस्तान ने डायरेक्ट अग्रेशन किया है। इंटरनेशनली भी इससे पाकिस्तान की पोजीशन वीक हो गई और इस तरह ऑपरेशन जिब्राल्टर फेल हो गया। लेकिन भारत ने अभी तक कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की थी। पाकिस्तान को लगा कि शायद इंडिया इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो जवाब दे सके। इसलिए ऑपरेशन फेल होने के बाद भी पाकिस्तान नहीं रुका और पाकिस्तान ने एक और ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। ऑपरेशन जिब्राल्टर के फेल होने के बाद पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि अब सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन काम नहीं करेगी, भारत को मिलिट्री फ्रंट पर झटका देना ज़रूरी है। आर्मी ने डिसाइड किया कि एक बड़ा मिलिट्री ऑफेंसिव किया जाए और निशाना था अखनूर। अखनूर सेक्टर जम्मू रीजन का एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट था। यहाँ से इंडियन आर्मी की सप्लाई लाइन पूरे कश्मीर तक जाती थी। अगर अखनूर कट हो जाता तो इंडिया की कश्मीर में डिप्लॉयड फोर्सेस बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाती। पाकिस्तान को लगता था कि अखनूर पर कब्जा करके वो कश्मीर के मसले का फाइनल सोल्यूशन निकाल लेगा। 1 सितंबर 1965 सुबह के वक्त पाकिस्तान आर्मी ने अखनूर के रुख में अपना बड़ा ऑफेंसिव लॉन्च किया। इसमें फर्स्ट आर्मर डिवीजन और इन्फेंट्री ब्रिगेड्स शामिल थे। अटैक की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंडियन फॉरवर्ड पोजीशंस पहले ही दिन टूट गईं। चिनाब रिवर के ब्रिज के पास इंडियन ट्रूप्स को पीछे हटना पड़ा। पाकिस्तान के टैंक्स सिर्फ कुछ किलोमीटर्स दूर रह गए थे अखनूर से और लग रहा था कि जल्दी ही जम्मू का रास्ता कट हो जाएगा। लेकिन उसी वक्त पाकिस्तान ने एक ऐसी गलती की जिसने जंग का रुख ही बदल दिया। ऑपरेशन की कमांड इनिशियली जनरल अख्तर मलिक के पास थी। जनरल मलिक अग्रेसिव तरीके से ऑपरेशन चला रहे थे, मगर 2 सितंबर को पाकिस्तान आर्मी GHQ ने इनसे कमांड लेकर जनरल याया खान के हवाले कर दी।
ऐसा करने की वजह यह थी कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान शायद इस चीज का क्रेडिट किसी और को नहीं देना चाहते थे। लेकिन इस अनएक्सपेक्टेड चेंज की वजह से ऑपरेशन 12-24 घंटे तक डिले हो गया और पूरा एक दिन जाया हो गया। इस डिले का फायदा उठाते हुए इंडियन आर्मी ने जल्दी रीइंफोर्समेंट भेजी। अखनूर पर जो कोलैप्स होने वाला था उसे रोकने का चांस मिल गया। जब तक याहिया खान ने ऑपरेशन को दोबारा मोमेंटम दिया, भारत की डिफेंसेस मजबूत हो चुकी थीं और इंडिया ने अखनूर पर डिफेंड कर लिया और अब पाकिस्तान का ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम भी फेल हो गया। ऑपरेशन जिब्राल्टर के बाद इंडिया ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया था। शायद इंडिया अभी एक जंग से निकला था और वो दूसरी जंग नहीं चाहता था। लेकिन इस दफा इंडिया को लगा कि अब इन्हें फ्रंट से अटैक करना होगा पाकिस्तान को रोकने के लिए। भारत को यह समझ आ गया कि पाकिस्तान का असल मकसद कश्मीर को कट ऑफ करना है। इनको लगने लगा कि पाकिस्तान पंजाब फ्रंट पर भी हमला कर सकता है। इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि फ्रंट शिफ्ट करके पाकिस्तान के कोर एरियाज पर अटैक किया जाए। और फिर 6 सितंबर 1965 सुबह 6 बजे इंडिया ने लाहौर फ्रंट पर बड़ा ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया। टारगेट था लाहौर कैप्चर करना, ताकि पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि वो कश्मीर से फोर्सेस हटा ले। इंडियन फोर्सेस ने रावी और बीआरबी कनाल क्रॉस करने की कोशिश की, मगर पाकिस्तान आर्मी ने कनाल के दोनों किनारे मजबूत डिफेंस बनाया था। फेमस बैटल हुआ बीआरबी कनाल के पास, जहां पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स ने इंडिया का पहला बड़ा असॉल्ट रोक लिया। लाहौर के साथ ही भारत ने कसूर और सियालकोट सेक्टर्स में भी प्रेशर बिल्ड किया। इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तान की टेरिटोरी में खेम करन टाउन कैप्चर कर लिया। पाकिस्तान आर्मी ने भी काउंटर अटैक करके इंडियन टैंक्स और आर्मर पर हमले किए, लेकिन यह सेक्टर इंडिया के कब्जे में रहा। सियालकोट सेक्टर में बाद में बैटल ऑफ चाविंदा हुई। यहां जंग एक और रूप ले गई, टैंक और आर्मर की दुनिया की सबसे बड़ी बैटल्स में से एक। 8 सितंबर को भारत ने अपना सबसे बड़ा ऑफेंसिव सियालकोट सेक्टर में लॉन्च किया। टारगेट था वजीराबाद और ग्रैंड ट्रंक रोड तक पहुंचना, ताकि लाहौर और सियालकोट दोनों कट ऑफ हो जाएं। इंडियन आर्मी की फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन ने पाकिस्तान की तरफ सबसे ज्यादा टैंक लेकर हमला किया। पाकिस्तान आर्मी ने चाविंदा के इलाके में उनका सामना किया। बैटल ऑफ चाविंदा में दोनों तरफ से हजारों टैंक्स सामने आए। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी टैंक बैटल थी। पाकिस्तानी फोर्सेस ने इंडियन आर्मी को रोककर उन्हें वापस धकेल दिया और भारत चाविंदा कैप्चर नहीं कर सका। भारत ने राजस्थान डेजर्ट में भी अटैक किया और कुछ इलाके जैसे मुनावा और कच्छ के आसपास के गांव कैप्चर किए। पाकिस्तान आर्मी ने भी खेमकरन के आगे और राजस्थान सेक्टर में काउंटर अटैक्स किए और इंडियन टेरिटरी में घुसकर कुछ इलाके अपना कब्जे में लिए। लेकिन ये इलाके ज़्यादा स्ट्रेटेजिक नहीं थे, ज़्यादातर डेजर्ट और अनइनहैबिटेड एरियाज़ थे। ज़मीन पर जंग लड़ी जा रही थी, लेकिन असल फैसला आसमान पर भी हो रहा था। 6 सितंबर से ही पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स ने एक दूसरे के एयर बेसेस और सिटीज़ टारगेट किए। आईएएफ ने सरगोधा और पेशावर की एयर बेसेस को टारगेट किया, जबकि पीएएफ ने पठानकोट और आदमपुर बेसिस पर स्ट्राइक्स की। दोनों तरफ से एयरक्राफ्ट लॉसेस हुए और अब ज़मीन और आसमान में होने वाली जंग समुंदर में भी शुरू हो गई। 8 सितंबर 1965 की रात पाकिस्तान नेवी की 7 शिप्स द्वारका की तरफ रवाना हुई और उनका मकसद था द्वारका में लोकेटेड इंडियन नेवी का रेडर स्टेशन डिस्ट्रॉय करना। रात को पाकिस्तान नेवी ने द्वारका पोर्ट और रेडर स्टेशन पर 50 राउंड्स बॉम्बार्ड किए। इंडियन नेवी, जो ज़्यादा बड़ी थी, सरप्राइजिंगली रिस्पॉन्स में एक्टिव नहीं हुई और उन्होंने शिप्स को ओपन बैटल में नहीं भेजा। पाकिस्तान नेवी का सीक्रेट वेपन था पीएनएस गाजी, जो एक लॉन्ग रेंज सबमरीन थी। गाजी को डिप्लॉय किया गया था इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को हंट करने के लिए। लेकिन आईएनएस विक्रांत मेंटेनेंस की वजह से एक्टिव जोन से बाहर था, इसलिए गाजी का मिशन अनसक्सेसफुल रहा।
नेवल वॉर में दोनों तरफ से कोई मेजर शिप लॉसेस नहीं हुए। 10 सितंबर से ही यूएन और यूएस दोनों तरफ प्रेशर डाल रहे थे कि जंग कंट्रोल से बाहर ना निकले, क्योंकि जंग अब सिर्फ कश्मीर या अखनूर तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर फुल स्केल वॉर बन गई थी। यूनाइटेड नेशंस ने 20 सितंबर को एक फाइनल रेजोल्यूशन पास किया जिसमें दोनों मुल्कों को 22 सितंबर की सुबह तक फाइटिंग बंद करने को कहा गया। इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक प्रेशर इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ ने रिलक्टेंटली मान लिया। इंडिया ने ऑफिशियली पहले एक्सेप्ट किया था 20 सितंबर की शाम को, क्योंकि उनके ऊपर भी इंटरनेशनल प्रेशर और सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस था। पाकिस्तान ने अगले दिन 21 सितंबर को अपना रिस्पांस दिया कि वो भी यूएन रेजोल्यूशन मान लेगा। 22 सितंबर की रात से ही ऑर्डर्स पास हो गए थे। 23 सितंबर की सुबह से जंग ऑफिशियली बंद कर दी गई। इस वक्त दोनों मुल्कों की आर्मीज ऑपोजिट फ्रंट्स पर पोजीशन थी और दोनों के पास कुछ कैप्चर्ड टेरिटरी भी थी। 22 सितंबर 1965 जब दोनों तरफ गोलियों की आवाज़ बंद हुई तो दोनों मुल्कों की आवाम ने इस जंग को अपनी अपनी जीत करार दिया। लेकिन असल में दोनों तरफ के नुकसानात इतने ज़्यादा थे कि जंग को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता था। यूएस ने दोनों मुल्कों को मिलिट्री एड्स देने से मना कर दिया था, जिसका असर पाकिस्तान पर ज़्यादा पड़ना था क्योंकि उनके पास मिलिट्री एड्स यूएस से ही आते थे। पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने कैप्चर्ड टेरिटरीज अपने पास रखी और अपने आप को अपर हैंड क्लेम किया। यूएन ने जंग रोकने के बाद इंसिस्ट किया कि दोनों मुल्क बैठ के मसाइल हल करें, लेकिन कश्मीर का मसला फिर भी सॉल्व नहीं हुआ। दोनों मुल्क अपनी अपनी पोजीशन पर उड़े रहे। जनवरी 1966 सोवियत यूनियन ने इनिशिएटिव लिया कि दोनों मुल्क एक नेगोशिएटिंग टेबल पर आए। 10 जनवरी 1966 ताशकेंत में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री मिले। सोवियत प्रीमियर अलेक्जेई कोसिगिन ने इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया। ताशकेंत अग्रीमेंट में यह तय पाया कि दोनों मुल्क अपने अपने कैप्चर्ड एरियाज वापस करेंगे। जंग से पहले जो बॉर्डर्स थे उन्हें रिस्टोर किया जाएगा। इंडिया ने इस जंग में पाकिस्तान का 1840 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कैप्चर किया था, जबकि पाकिस्तान ने इंडिया का तकरीबन 550 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कैप्चर किया, जो उन्हें इस अग्रीमेंट के तहत वापस करना पड़ा। लेकिन इस अग्रीमेंट में भी कश्मीर के इशू पे कोई बात नहीं की गई। दोनों मुल्कों के लीडर्स एक ही स्टेज पे खड़े थे। दुनिया ने सोचा कि शायद अब दोस्ती का नया दौर शुरू होगा। अगले ही दिन एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरे साउथ एशिया को हिलाकर रख दिया। 2 जनवरी 1966 की रात थी। मुआहदा साइन होने के चंद घंटे बाद शास्त्री साहब ने अपनी फैमिली को फ़ोन किया और कहा, मुझे लगता है सब कुछ अच्छा हो गया है, लेकिन सुबह तक खबर आई कि इनका इंतकाल हो गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि इनका इंतकाल हार्ट अटैक की वजह से हुआ। शास्त्री साहब की पहले से हार्ट की बीमारी भी रिपोर्ट की गई थी। शास्त्री साहब की फैमिली ने कहा कि जब इनका जनाजा देखा गया तो इनके चेहरे और बदन पर नील के निशान थे। किसी ने पोस्टमार्टम नहीं किया। शास्त्री साहब के कुक जिन्होंने इन्हें दूध पिलाया था, इस रात इन्हें फ़ौरन कस्टडी में ले लिया गया, लेकिन इन्हें कभी फॉर्मली चार्ज नहीं किया गया। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि शायद पॉइजनिंग हुई हो। इंडियन पार्लियामेंट में भी इस पर सवालात उठाए गए, लेकिन कभी किसी ने ऑफिशियली इंक्वायरी नहीं करवाई। लाल बहादुर शास्त्री की वफ़ात अब तक एक राज बनी हुई है। ऑफिशियल तौर पर इसे हार्ट अटैक कहा गया, लेकिन आवाम और उनकी फैमिली के लिए ये हमेशा एक सवाल रहा, क्या ताशकेंत में अमन की तस्वीर के पीछे किसी ने इन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया? इस जंग का किसी को ऑफिशियल विनर नहीं कहा जा सकता, लेकिन स्ट्रेटेजिकली और इंटरनेशनल फोरम पर इंडिया को अपर हैंड हासिल हुआ और पाकिस्तान को इस जंग में नुकसान ये हुआ कि जनरल अयूब खान की पॉपुलैरिटी तेज़ी से गिर गई। 1969 में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट्स और स्टूडेंट मूवमेंट्स हुए, जिसके बाद अयूब खान ने इस्तीफ़ा दे दिया। उनकी जगह जनरल यहिया खान पावर में आए और मार्शल लॉ लग गया।
यहिया खान के दौर में ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान सियासी और लिसानी इख्तलाफात बहुत बढ़ गए और बांग्लादेश अलग हो गया, यानी पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया। ग्यारह सितंबर 2001 में होने वाला ये वाकया, जहां दो पैसेंजर्स एयरक्राफ्ट्स न्यूयॉर्क में ट्विन टावर्स से टकरा गए और ये दोनों बिल्डिंग्स चंद ही लम्हों में तबाह हो गईं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट का हिट होना पूरी बिल्डिंग को तबाह करने के लिए काफी था? जानिए डार्क रूम डॉक्स के अगले एपिसोड में।